सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस। और आज का हमारा सेट 29 है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा सेट कौन सा है गाइस? तो सेट 29 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गाइस, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जीके जीएस की प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को इन तक जरूर देखें एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि मैं इसमें सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी गाइस। तो आप लोग कोशिश करिएगा नोट बनाने का, जितना शॉर्ट तरीके से हो सके चीजों को नोट करिए। क्योंकि गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिवीजन, और रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब आपकी चीजें नोट होंगी, और वो भी आप खुद से शॉर्ट तरीके से नोट करिएगा, ताकि कम टाइम में बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाए। तो गाइस आप सभी बहुत ज्यादा मेहनत करिए, आप अपना सिलेक्शन लीजिए। इसके लिए आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेहनत करिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कि है नोट एंड रिवीजन। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस प्रीवियस ईयर सेट 29 को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको बताना है। तो गाइस आप बताइए कि इसमें जो है एलोरा की कुल कितनी गुफाएं हैं, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है आपसे कह रहा है कि 34 है, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है 29 है, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है 25 है, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है 30। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं गए? तो याद रखिएगा, एलोरा में कुल 34 गुफाएं, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से जो है कितनी कितनी गुफाएं हैं ये आपको याद रखना है। इसमें से हिंदू, बौद्ध और जैन की जो है गुफा मंदिर है। इसमें से किसकी किसकी गए? तो ये आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है जैन की, उसके बाद आपको याद रखना है बौद्ध की। यहाँ पे प्रश्न ये भी बनता है कि इसमें बौद्ध की, एलोरा में बौद्ध की कुल कितनी गुफाएं हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है बौद्ध हो गया, दूसरा आपको याद रखना है जैन हो गया, और तीसरा आपको क्या याद रखना है? हिंदू। ठीक है, इसमें जो है इस तीनों का याद रखना है guys। इसमें से अगर हम बात करें कि जैन की कितनी गुफाएं और बौद्ध की कितनी गुफाएं मंदिर है, तो सबसे पहले जैन के बारे में बात करते हैं guys। तो आपको याद रखना है कि जैन में जो है, याद रखिएगा कि कितनी गुफाएं, तो 5 जैन गुफाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी गुफाएं guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है 5 जैन गुफाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है guys, इसको नोट कर लीजिएगा कि कितनी गुफाएं किसकी है। ठीक है, 5 जो है ये जैन की गुफाएं हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बौद्ध की बात करें, बौद्ध की कितनी गुफाएं गए? तो याद रखिएगा, यहाँ जो है 12 जो है वो बौद्ध की गुफा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कितनी है। तो याद रखिएगा कि 12 जो है ये बौद्ध गुफाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट करते हुए चलेगा। ठीक है, तो 5 जो है ये जैन गुफाएं हैं, 12 जो है ये बौद्ध गुफाएं हैं, और उसके बाद आपको याद रखना है हिंदू। हिंदू गुफाएं कितनी है गैस? तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदू गुफाएं जो है वो आपको याद रखना है कितना है गैस? तो ये है आपका 17। 17 जो गुफा है ये कितना है गाइस? ये आपको याद रखना है। 17 जो है ये आपको ध्यान रखना है। 17 जो है ये आपका हिंदू गुफा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें गाइस कि कहाँ से जो है स्टार्टिंग पॉइंट, अगर 1 to 12 की बात करें, या फिर 12 टू है, अगर हम आगे की बात करें, तो इसमें से कौन कौन सा है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पे बताए गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि जो 5 गुफाएं हैं ये कहाँ से कहाँ तक है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। जैन की जो 5 गुफाएं हैं ये आपको याद रखना है, ये है 30 से 34। ठीक है, जो है एलोरा की 30 से 34 तक की जो गुफा है ये किसको है गैस? याद रखिएगा, ये जैन की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बौद्ध की बात करें गैस, तो बौद्ध का हो जाएगा आपको 1 से लेकर जो 12 तक जो गुफाएं है ये बौद्ध की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 से 12 तक बौद्ध की गुफाएं हैं, और उसके बाद अगर हिंदू की गुफाएं की बात करें, तो 13 से लेकर 29 तक जो गुफाएं है ये हिंदू के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको नोट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सो गाइस, अगर यहाँ पे आपको जो है क्लियर 29 नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको ठीक से लिख कर दिखा दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सही सही और अच्छे से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस, यहाँ से जो है इतना चीज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि एलोरा की जो है, इसे जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब शामिल किया गया एलोरा को गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि एलोरा को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब शामिल किया गया? तो 1983 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एलोरा को जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि एलोरा को जो है वो यूनेस्को के द्वारा जो है इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब शामिल किया गया गाइस? तो ये आपको डेट याद रखना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनेस्को
1983 में इसे शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कब शामिल किया गया? 1983 में जो है इसे शामिल किया गया, विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है इसे शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1983 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 1983 में विश्व धरोहर स्थल में जो है ये किसे किसे शामिल किया गया गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि इसे शामिल कब किया गया था एलोरा को, इसमें कितनी गुफाएं, कितनी जैन की, कितनी बौद्ध की और कितनी हिंदू की, ठीक है, शामिल किया गया, ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस 1983 में आपको याद रखना है इसमें किया गया था अजंता की गुफा को भी किया गया था, याद रखिएगा 1983 में। और किसे किसे किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है एलोरा की गुफा को किया गया। और दो पॉइंट आपको और याद रखना है, जो कि आपको याद रखना है अजंता, अजंता की गुफा को भी किया गया गाइस। उसके बाद आगरा का किला, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगरा का किला भी जो है इसे कब किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, आगरा के किला को भी 1983 में किया गया। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, इसमें जो है आगरा का किला हो गया, और उसके बाद आपको याद रखना है ताजमहल, ठीक है, एलोरा की गुफा, उसके बाद अजंता की गुफा, उसके बाद आपको याद रखना है आगरा का किला, और उसके बाद है ताजमहल। इस सबको जो है कब किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस सबको जो है 1983 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारे जो है इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 29 गुफा जो है ये किसमें गाइस, तो ये आपको नोट कर लेना है कि अजंता की गुफा में टोटल कितनी गुफाएं हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अजंता में जो है गाइस, याद रखिएगा अजंता में टोटल 29 गुफाएं, ये आपको ध्यान रखना है। अजंता में कितनी गुफाएं गाइस, तो ये आपको याद रखना है अजंता में जो है 29 गुफा है, ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इस सारे पॉइंट को, जितना भी पॉइंट आपको दिखाई हो, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं गाइस, तो याद रखिएगा अजंता में जो है 29 गुफाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व एलोरा को यूनेस्को के द्वारा 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, ये भी पॉइंट जो है आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा। अगर 1983 की बात करें तो इसमें ताजमहल, अजंता, एलोरा और जो है आपका आगरा का किला, इसे जो है 1983 में शामिल किया गया, ये आपको नोट कर लेना है। अगर हम बात करते हैं गाइस की एलोरा की गुफा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एलोरा की जो गुफा है गाइस, ये आपको कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये महाराष्ट्र के कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण है गाइस, ये आपको याद रखना है, ये बौद्धों के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एलोरा के बारे में कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस, तो यहाँ पे आप ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा कि इसका जो निर्माण करवाया था एलोरा की गुफा का, किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, निर्माण जो कराया था वो बौद्धों के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, ये भी आपको नोट कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा किसके द्वारा हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा बौद्धों के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ था, और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्न में से फेरम का लैटिन नाम क्या है, ये आपको बताना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑरम, ऑप्शन बी वोल्फ्राम, ऑप्शन सी अर्जटेटम, ऑप्शन डी लोहा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लोहा जो है ये फेरम का लैटिन नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें ऑरम, ऑरम जो है ये किसका लैटिन नेम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोना का जो है लैटिन नेम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोना का लैटिन नेम जो है ये जो है ऑरम। उसका बाद आपको याद रखना है गाइस सिल्वर, सिल्वर का जो है लैटिन नेम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर का लैटिन नेम जो है ये अर्जेटम है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका है गाइस, तो ये आपको याद रखना है, ये सिल्वर का लैटिन नेम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम वोल्फ्राम की बात करें, वोल्फ्राम जो है ये किसका लैटिन नेम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। टंगस्टन, टंगस्टन का जो है लैटिन नेम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है वोल्फ्राम। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है फेरम का लैटिन नेम क्या है गाइस, तो ये आपको याद रखना है लोहा। अब बात करते हैं कुछ लैटिन नेम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जिंक का लैटिन नेम क्या होता है गाइस, तो ये आपको बताना है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि जिंक का जो है ये लैटिन नेम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिंक का जो लैटिन नेम होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, जिंकम होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इस साइड जो मैं लिखा रही हूँ वो कौन सा है गाइस, ये आपका लैटिन नेम है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना
टीन का लैटिन नेम क्या होता है गाइस, ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। तो ये आपको बताना है कि टीन का जो है लैटिन नेम क्या होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टीन का जो लैटिन नेम होता है वो स्टेनम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। टीन का लैटिन नेम क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। टीन का लैटिन नेम जो होता है वो स्टेनम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बताना है गाइस कॉपर का लैटिन नेम क्या होता है गाइस, ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा गाइस। तो कॉपर का जो लैटिन नेम होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका लैटिन नेम क्या होता है, तो इसका जो लैटिन नेम होता है वो क्यूप्रम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है गाइस, ये होता है क्यूप्रम। ऐसे लिखाएगा क्यूप्रम, याद रखिएगा। कहते हैं ये है कॉपर का लैटिन नेम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है गाइस, यहाँ पे जो है मैं आपका इसका सबका बता रही हूँ लैटिन नेम, इसको लिख लीजिएगा गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है आपसे पेरा में पूछे। तो यहाँ पे जो है दो चार आप याद कर लीजिएगा। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का जो है वो लैटिन नेम क्या होता है, तो गाइस आपको याद रखना है कि सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो होता है नाट्रियम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यह है सोडियम का लैटिन नेम। तो यहाँ से आप इतना पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लाला हरदयाल निम्न में से किस संगठन से जुड़े थे। तो आपको बताना है कि लाला हरदयाल जो है ये किस संगठन से जुड़े हुए थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी इंडियन होम रूल सोसाइटी, ऑप्शन सी गदर पार्टी, या ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लाला हरदयाल ने जो है ये किसकी स्थापना की थी गाइस, गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। लाला हरदयाल और प्लस में आपको याद रखना है कौन गाइस, सोहन सिंह भागना जो है इन दोनों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोहन सिंह भागना इन दोनों ने मिलकर जो है गाइस किसकी स्थापना की थी, गदर पार्टी की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सोहन सिंह भागना इन्होंने मिलकर जो है ये किसकी स्थापना की थी गाइस, सोहन सिंह भागना इन दोनों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। बट सोहन सिंह भागना का उतना नहीं पूछता गाइस, ज्यादा जो है लाला हरदयाल से ही पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इन दोनों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी गाइस, तो याद रखिएगा इन दोनों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी की स्थापना की और वो भी कब की गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1913 में इसकी स्थापना की थी। याद रखना है कि उन्हें गदर पार्टी की 1913 में याद रखिएगा क्या की थी, स्थापना की थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की जो है अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना कब हुई थी, तो 1923 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने किसने मिलकर की थी, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मोतीलाल नेहरू और जो है गाइस किसने, चितरंजन दास ने मिलकर जो है ये किसकी स्थापना की थी, मोतीलाल नेहरू और किसने गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मोतीलाल नेहरू प्लस और किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चितरंजन दास, इस दोनों ने मिलकर जो है गाइस किसकी स्थापना की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इन दोनों ने मिलकर जो है गाइस ये किसकी स्थापना की थी, तो इन दोनों ने मिलकर जो है गाइस ये स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस इंडियन होम रूल सोसाइटी की, इसकी जो है स्थापना किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है इसकी स्थापना की बात करेंगे कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना 1905 में की थी। अगर बात करें कि इनकी स्थापना जो है ये किसने की थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है श्यामा श्यामा जो है गाइस, याद रखिएगा क्या याद रखना है आपको, श्यामा श्यामा जी कृष्ण वर्मा। ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है गाइस, श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने जो मिलकर जो है इनकी स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है श्यामा जी कृष्ण। और उसके बाद आपको याद रखना और किसने मिलकर, तो ये गाइस आपको याद रखना है एस आर राणा ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। आपको ध्यान रखना कि इन्होंने इन दोनों ने मिलकर जो है श्यामा जी कृष्ण वर्मा और एस आर जो है राणा ने मिलकर जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात करेंगे तो इसको आपको याद रखना है। रास बिहारी बोस ने जो है ये किसकी स्थापना की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रास बिहारी बोस ने जो है ये किसकी स्थापना की थी, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना और किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है रास बिहारी बोस के द्वारा जो है किसकी स्थापना हुई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित होता है। तो आपको बताना है कि आवर्त सारणी में जो है ये सोडियम कहाँ स्थित होता है। तो आपके ऑप्शन है सारणी के सबसे नीचे, ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है दाईं ओर, ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है बाईं ओर, या ऑप्शन डी सबसे ऊपर आवर्त में। तो ये आपको बताना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। सोडियम जो है ये कहाँ स्थित होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना बाईं ओर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है किस ओर होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बाईं ओर होता है, यानी कि सोडियम आपका जो है यहाँ पे है, ठीक है। ये बाईं ओर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि बाईं ओर जो है ये आपका कौन कौन सा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आवर्त सारणी में अगर हम बात करते हैं बाईं ओर कौन कौन सा होता है गाइस, आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है सोडियम। सोडियम जो होता है ये आपको ध्यान रखना है ये बाईं ओर होता है। और इसके अलावा अगर सोडियम के अलावा आपसे और भी पूछ दे तो आपको सारी चीजें मैं पहले भी बोली थी कि क्लियर आउट करूंगी गाइस, तो इसको नोट कर लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको याद रखना है कि सोडियम हो गया जो कि बाईं ओर है। उसके बाद आपको याद रखना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है guys, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन भी जो है ये आवर्त सारणी के किस साइड है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन भी जो है ये आवर्त सारणी के बाईं ओर है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है। उसके बाद आपको याद रखना है हाइड्रोजन के बाद आपका कौन सा हो गया guys, तो हाइड्रोजन के बाद आपको याद रखना है लिथियम। लिथियम भी जो है ये आपका किस साइड हो गया guys, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिथियम जो है ये भी आपका जो है बाईं ओर हो गया। अगर हम लिथियम की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिथियम जो है आपका किस साइड है गाइस, ये आपका जो है लिथियम है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन हो गया गाइस, ये आपका लिथियम हो गया, और ये आपका सोडियम हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें लिथियम के बाद आपको कौन सा हो गया गाइस, आपको याद रखना है पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये भी आपका जो है बाईं ओर है गाइस, तो ये सारी चीजें नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, इसके बाद आपको पोटेशियम के बाद याद रखना है गाइस सीजियम। सीजियम याद रखना है। सीजियम के बाद आपको क्या याद रखना है गाइस, कैल्शियम, ठीक है। ये सारे जो है ये किस साइड होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे जो है आवर्त सारणी में जो है गाइस ये बाईं ओर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। ये किस साइड होता है, ये डीपली होता है, इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम के बाद आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी में जो है गाइस आपको याद रखना है कि इसमें जो है कितने ब्लॉक है गाइस। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि आवर्त सारणी में जो है गाइस, अगर आपसे पूछे कि आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक है गाइस, तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि आवर्त सारणी में जो है 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी में जो है ये कितने ब्लॉक होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि 4 ब्लॉक होते हैं। अगर हम बात करें कि ये 4 ब्लॉक जो है ये कौन कौन सा होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है 4 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं गाइस, यहाँ पे मैं लिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। अगर हम चारों की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें कौन कौन सा ब्लॉक होता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है आपको कि SPDF आपने सुना होगा गाइस, अगर आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो पढ़ा भी होगा। तो SPDF जो है ये आपके जो है आवर्त सारणी में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, जिसमें SPDF है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सा पर्वत है जो धौली गंगा नदी के पास स्थित है, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपके ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है नंदा देवी, ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है अनाई मुडी, ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है हाथी पर्वत, या ऑप्शन डी आपसे बोल रहा है कामेट पर्वत। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। धौली गंगा नदी के पास जो है ये आपको ध्यान रखना है कौन सी पर्वत है गाइस, तो नंदा देवी है। नंदा देवी जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि नंदा देवी की जो है ये आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड राज्य में स्थित है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नंदा देवी जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना, अगर आपसे राज्य पूछे गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है गाइस नंदा देवी से, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है गाइस कि दूसरा पॉइंट इसका क्या याद रखना है कि ये जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट इसका आपको क्या नोट करना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। तो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये नंदा देवी, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत ये है नंदा देवी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। अगर हम बात करते हैं गाइस, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए कि नंदा देवी की चोटी की जो है कितनी मीटर जो है ये ऊंचाई पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि नंदा देवी की जो है गाइस ये आपको याद रखना है, नंदा देवी की जो है चोटी जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। नंदा देवी की चोटी जो है ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो नंदा देवी की चोटी जो है गाइस ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? नंदा देवी की चोटी, ये आपको ध्यान रखना है, ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है गाइस? तो नंदा देवी की चोटी 7,816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 7,816 मीटर, ई पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है? 7,816 मीटर, ठीक है? ये जो है 16 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया था गाइस कि नंदा देवी की चोटी जो है ये इसकी ऊंचाई दिया था कि निम्न में से कितनी ऊंचाई पर स्थित है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 7,816 मीटर की ऊंचाई पर जो है स्थित है नंदा देवी की चोटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, स्थित है। यहाँ पे जो है ये इसको सही से लिख लीजिएगा कितने पे स्थित है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नंदा देवी की चोटी जो है 7,816 मीटर की ऊंचाई पर जो है स्थित है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनाईमुडी, अनाईमुडी जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुडी है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊंची चोटी जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कौन सी है, तो ये है अनाईमुडी। अगर हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें गाइस, अनाईमुडी की जो है ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अनाईमुडी की जो ऊंचाई है गाइस इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2,695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2,695 मीटर, ठीक है? यहाँ पे इसको भी आपको नोट कर लेना क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी ऊंचाई आपको याद रखना है 2,695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आपसे गाइस की कामेट पर्वत, कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है गाइस, ये आपको आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो कितना होगा बताइए। तो गाइस आपको याद रखना है कि कामेट पर्वत की जो है इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 7,756 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 7,756 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाथी पर्वत, हाथी पर्वत की जो है कितनी ऊंचाई है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हाथी पर्वत की बात करें गाइस तो इसकी ऊंचाई जो है 6,727 मीटर, ठीक है? इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, 6,727 मीटर जो है हाथी पर्वत की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना है गाइस, 6,727 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हाथी पर्वत की, तो इसको नोट कर लीजिएगा गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई वाला प्रश्न आपको कभी कभी आपको एक तरफ पर्वत दे देंगे, दूसरी तरफ इसकी ऊंचाई दे देगा और आपको मिलान करने के लिए दे देंगे, तो इस वजह से आपको इसकी ऊंचाई याद रखना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कलामंडलम राजन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आपको बताना है कि कलामंडलम राजन का संबंध जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो सबसे पहले अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें गाइस, तो शास्त्रीय नृत्य कितने होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि शास्त्रीय नृत्य जो है ये टोटल 8 होता है, जिसमें से आपका जो है कथकली, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इसके बाद आपका ओडिसी, मणिपुरी, उसका सत्रिया, उसके बाद आपको याद रखना है आपको जो है ये टोटल 8 जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है? मोहिनी अट्टम, ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं कि कथक जो है ये किस राज्य का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो कथक आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कथक कली की अगर बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कथकली जो है ये किस राज्य का है गाइस, केरल का है। अगर भरतनाट्यम की बात करें गाइस तो ये कहाँ का है, तो इसको आपको नोट कर लेना है कि भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम जो है ये कहाँ का है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु का। और कुचिपुड़ी की अगर बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कुचिपुड़ी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुचिपुड़ी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश का, ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कलामंडलम राजन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथकली से संबंधित है कलामंडलम राजन, ये आपको ध्यान रखना है। किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गाइस, कथकली से, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कथकली से कौन कौन संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम कथकली की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है
कौन सा नेम याद रखना है गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट, कृष्ण नायर। ठीक है, कृष्ण नायर का संबंध जो है ये किससे है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण नायर का जो संबंध है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये कथकली से। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न है कि कृष्ण नायर का संबंध किससे है गाइस, किस शास्त्रीय नृत्य से, तो याद रखिएगा कथकली से। उसके बाद आपको याद रखना है उदय शंकर। उदय शंकर का संबंध जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उदय शंकर का संबंध जो है ये आपके कथकली से, जो कि केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कलामंडलम राजन को जो है, इन्हें जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कलामंडलम राजन को जो है संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार कब मिला था गाइज, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइज आपको याद रखना है कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला था 2009 में। संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार इन्हें कब मिला था गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो पुरस्कार मिला था, संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार जो मिला था, ये कब मिला था गाइज, इन्हें जो पुरस्कार मिला था, ये डेट आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था, तो ये आपको नोट कर लेना गाइज, 2009 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी के निम्न में से किस समूह में आती है। तो आपको बताना है कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस समूह में आती है। तो आपके ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 12। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैस के आवर्त सारणी के किस समूह में आती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा 18 में। अगर हम बात करते हैं गाइस 18 समूह में क्या शामिल है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है 18 समूह में जो है ये आपको याद रखना है क्या है, नोबल गैस शामिल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 18 गैस में क्या शामिल है गैस, इसको नोट कर लीजिएगा। तो 18 समूह में जो है नोबल गैस शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सा गैस शामिल है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नोबल गैस शामिल है। और अगर आपको पता है कि नोबल गैस कितनी है गैस, तो ये भी आप मुझे कमेंट करिएगा। तो ये आपको पहले नोट कर लेना है कि कितने शामिल है गैस, तो ये आपको याद रखना है 18 समूह में नोबल गैस जो है ये शामिल है। ठीक है, अगर हम नोबल गैस की बात करेंगे तो इसे भी क्लियर करेंगे, नोबल गैस आपका कौन कौन सा है गैस। तो अगर हम नोबल गैस की बात करते गैस, तो यहाँ पे ना लिख लीजिएगा हम किसकी बात करेंगे गैस, तो यहाँ पे हम बात करें नोबल गैस का, कि आपका कौन कौन सा जो है नोबल गैस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है नोबल गैस के बारे में गैस। जिस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है आपका नोबल गैस, आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको टोटल जो है पूरा नोबल गैस लिखाई हुई होगा गैस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका नोबल गैस कौन कौन सा है, यहाँ पे मैं एक एक करके लिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है नोबल गैस में है, ये आपको याद रखना है कौन सा है, तो हीलियम। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, मैं ऐसे लिखा दे रही हूँ, इसको आपको याद रखना है हीलियम, जिसका जो है आपको याद रखना है हीलियम। हीलियम के बाद आपको क्या याद रखना है, इसका मैं प्रतीक भी लिख दे रही हूँ गाइस, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हीलियम का प्रतीक क्या होता है गाइस, तो He जो है ये हीलियम का प्रतीक है। उसके बाद आपको हीलियम के बाद आपको याद रखना है नियॉन। हीलियम के बाद आपको क्या याद रखना है गाइस, हीलियम के बाद आपको याद रखना है नियॉन। ये भी आपका जो है ये आपको याद रखना है नोबल गैस है। अगर इसके प्रतीक के बारे में बात करें तो Ne जो है इसका प्रतीक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नियॉन के बाद आपको क्या याद रखना है गाइस, नियॉन के बाद जो है आपको याद रखना है ये है आपका आर्गन। नियॉन के बाद आपको क्या याद रखना है, आर्गन भी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका जो है नोबल गैस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका Ar, इसका जो है प्रतीक हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। आर्गन के बाद गैस आपको याद रखना है, आर्गन के बाद आपका कौन सा हो गया, तो आर्गन के बाद आपको याद रखना है गैस क्रिप्टॉन। आर्गन के बाद आपको कौन सा याद रखना है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन भी जो है गैस ये आपको ध्यान, बहुत लोगों को लगता है कि क्रिप्टॉन नोबल गैस नहीं, गैस याद रखिएगा क्रिप्टॉन भी आपका नोबल गैस है। तो ये आपको जो है इसका हो जाएगा Kr, इसका प्रतीक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिप्टॉन के बाद आपको क्या याद रखना है गैस, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इस साइड लिख देती हूँ नोबल गैस। तो क्रिप्टॉन के बाद आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा गैस, क्रिप्टॉन के बाद हो जाएगा जेनॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन के बाद आपको कौन सा हो जाएगा गैस, जेनॉन हो जाएगा, जिसका ई हो जाएगा Xe। ठीक है, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा गैस, Xe जो है इसका प्रतीक हो जाएगा। जेनॉन के बाद आपको याद रखना है रेडॉन। ठीक है, रेडॉन है, ये आपको ध्यान रखना है रेडॉन। रेडॉन जो है इसका प्रतीक क्या हो जाएगा गैस, तो रेडॉन का प्रतीक हो जाएगा Rn। ये आपका नोबल गैस है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस है, कौन सा नोबल गैस नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है गैस एक जो है कृत्रिम तत्व है, याद रखिएगा, जो कि है ऑर्गेनेशन। जो भी नोबल गैस है बट वो एक कृत्रिम तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। तो आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक की, ऑप्शन बी केरल की, ऑप्शन सी ओडिशा की, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे छोटी जो है ये किसकी है गाइस, अगर हम सबसे छोटी जो है गाइस ये गोवा की है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सबसे छोटी जो है सीमा किसकी, तटरेखा सीमा। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे छोटी जो है ये किसकी है गाइस, तो सबसे छोटी जो है ये गोवा की है। ये आपको ध्यान रखना है, आप लोगों को पता होगा सबसे छोटी किसकी है गाइस, ये गोवा की है। लेकिन गोवा के बाद कौन सा आता है गाइस, गोवा के बाद आपका पश्चिम बंगाल आता है। ये कितना किलोमीटर गाइस, तो 157 किलोमीटर जो है इसकी सीमा है, ये आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनियन और टेरिटरी की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा दमन जो है सबसे छोटी है 42.5 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोडोफाइसी को, ऑप्शन बी पोर्फिरिडियम को, ऑप्शन सी फियोफाइसी को, या ऑप्शन डी क्लोरोफाइसी को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लोरोफाइसी को जो है हरित शैवाल भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस रोडोफाइसी, रोडोफाइसी और ये जो है आपका पोरिफेरेडियम, इसको जो है क्या कहा जाता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसे जो है लाल शैवाल के नाम से जाना जाता है। जरूरी नहीं है आपसे हरित शैवाल ही पूछे, याद रखिएगा इसे किस से नाम से जाना जाता है। दोनों के नाम एक ही है गाइस। अगर दोनों आपको दे दे कि जो है लाल शैवाल के नाम से किसे जाना जाता है और दोनों में से कोई एक नाम ऑप्शन में हो, तो याद रखिएगा ये दोनों होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फियोफाइसी गाइस, फियोफाइसी से जो है ये आपको याद रखना है, इसे जो है भूरा शैवाल जो है, फियोफाइसी जो है ये आपको कौन सा शैवाल है गाइस, फियोफाइसी जो है ये आपको भूरा शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो लाल शैवाल, भूरा शैवाल और हरा शैवाल, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे इसके हरित शैवाल का, अगर हम इसकी उदाहरण की बात करें, हरित शैवाल की जो है उदाहरण की बात करें कि इसका जो है, अगर आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है guys, याद रखिएगा। अगर आपसे इससे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन हरित शैवाल के उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इसके उदाहरण में जो गैस याद रखिएगा इसके कौन कौन से उदाहरण है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसके उदाहरण हरित शैवाल में, ये है कोलेरा। कोलेरा ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है हरीश शैवाल के जो है उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका क्लोरेला के बाद आपको याद रखना है और कौन सा नेम गाइस, उसके बाद आपको याद रखना है, क्लोरेला के बाद आपको याद रखना है, ये है आपका जो है उल्वा। उल्वा जो है ये भी हरीश शैवाल का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उल्वा के बाद आपको क्या याद रखना है गाइस, तो उस उल्वा के बाद आपको याद रखना है वोलवॉक्स। वोलवॉक्स भी जो है ये भी हरीश शैवाल के उदाहरण है, तो ये भी आपको याद रखना है। वॉल वॉक्स जो है ये किसके उदाहरण है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है हरित शैवाल के उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी आयाम, या ऑप्शन डी प्रकृति। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है जो, वो है प्रकृति, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम ध्वनि तरंग के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात करें गाइस, तो आपको ध्यान रखना कि ठोस पदार्थ में जो है ये ध्वनि तरंग सबसे अधिक होती है, ये आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। याद रखिएगा कि ठोस पदार्थ में जो है क्या होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ठोस पदार्थ में जो है ध्वनि तरंग क्या होगा गाइस, तो ध्वनि तरंग जो होगा ये सबसे अधिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठोस पदार्थ में ध्वनि तरंग क्या होगा गाइस, ठोस पदार्थ में ध्वनि तरंग जो है बहुत ज्यादा अधिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अधिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है गाइस, बहुत अधिक होगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि गैस में जो है ध्वनि जो है ये कम होगा। जिस तरीके से आपको याद रखना है कि ध्वनि तरंग जो है ये आपकी याद रखना है कि इसमें जो है ये ठोस पदार्थ में बहुत अधिक होता है, वैसे ही आपको याद रखना है कि गैस में, गैसों में जो है गैस, ये आपको याद रखना है गैसों में ध्वनि तरंग जो है बहुत कम होगा, ये आपको नोट कर लेना है, गैसों में ध्वनि तरंग जो है कम होगा, ठीक है। गैस में ध्वनि तरंग क्या होगा गैस, ये आपको ध्यान रखना है कि गैस में ध्वनि तरंग जो है ये आपका कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला दो पॉइंट जो है आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लोकसभा को राष्ट्रपति कब भंग कर सकते हैं। तो लोकसभा को राष्ट्रपति कब भंग कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ए लोकसभा की अनुशंसा पर, ऑप्शन बी भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी राज्यसभा की अनुशंसा पर, या ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे जो है लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगर हम बात करें कि लोकसभा राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को कब भंग कर सकता है गैस, किस अनुच्छेद के तहत। तो ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसके तहत गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 85 के तहत जो है ये राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो आपके ऑप्शन ए दीघ निकाय, ऑप्शन बी कुद्दक निकाय, ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अंगुत्तर निकाय में जो है वो बौद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ है। तो विजयनगर में जो है बहमनी संघर्ष का आरंभ जो है ये किसके शासनकाल में हुआ। तो आपके ऑप्शन है देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन सी देवराय प्रथम, या ऑप्शन डी कृष्ण देव राय। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हरिहर और बुक्का के समय जो है वो विजयनगर और बहमनी में जो है संघर्ष का आरंभ हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर विजयनगर की स्थापना की बात करें कि विजयनगर की जो है स्थापना किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर की स्थापना जो है ये कब हुआ था। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 1336 में जो है इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हरिहर और किसने मिलकर, ये दोनों भाई थे गाइस, इन दोनों ने मिलकर जो है किसकी स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। ये जो है इसकी स्थापना की थी विजयनगर की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि हरिहर और बुक्का का जो है काल कब से कब तक था गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अगर हम हरिहर प्रथम की बात करें तो इसका जो शासन काल था गाइस ये कब से कब तक था गाइस, तो इसका आपको याद रखना है। हरिहर का जो शासन काल था गाइस ये आपको ध्यान रखना है 1336 से लेकर जो है इसका शासन काल कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1336 से लेकर जो है 1353 तक जो है इसका शासन काल था हरिहर का। और अगर बुक्का की बात करें गाइस, बुक्का का शासनकाल कब से कब तक था गाइस, तो 1353 से लेके 1379, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है इसका शासनकाल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सर यहाँ पे ना 79 होगा, 59 लिखा गया गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 23 का जो शासनकाल कब तक था, तो 1379। अब बात करते हैं कि इसका जो है संघर्ष का जो रीजन था गाइज ये क्या था। अगर आपसे बात करें कि विजयनगर और बहमनी में जो संघर्ष चल रहा था ये किस वजह से इस दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था गाइज, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है रायचूर द्वीप को लेकर जो है इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किस चीज के लिए चल रहा था गाइज, तो ये आपको याद रखना है कि रायचूर द्वीप के लिए। रायचूर द्वीप जो है जो कि आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। संघर्ष किस लिए था, रायचूर द्वीप के लिए जो है संघर्ष था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पहली बार औपचारिक रूप से महालवारी प्रथा कब लागू की गई थी। तो आपको बताना है कि पहली बार औपचारिक रूप से महालवारी प्रथा कब लागू हुई। तो आपके ऑप्शन है 1793 में, ऑप्शन बी 1820 में, ऑप्शन सी 1822 में, या ऑप्शन डी 1803 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1793 में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अस्थाई बंदोबस्त जो है ये कब लागू हुआ था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त जो लागू हुआ था ये हुआ था 1700 जो है 93 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1822 में जो है औपचारिक रूप से महालवारी प्रथा लागू किया गया, और 1820 में गैस आपको याद रखना है कौन सी प्रथा लागू हुई थी गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1820 में जो है रैयतवाड़ी प्रथा को जो है लागू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था हुआ था गैस ये आपको ध्यान रखना है 1820 में। और जो महालवाड़ी हुआ था गैस ये आपको ध्यान रखना है ये हुआ था किसमें गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1822 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अगर हम बात करते हैं गाइस, जो आपका जो है ब्रिटिश के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था, ये कितने क्षेत्र पर था गाइस? तो अगर हम सबसे पहले बात करें रैयतवाड़ी की, ठीक है, तो गाइस ये आपको याद रखना है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था ये कितने परसेंट क्षेत्र पर था गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि रैयतवाड़ी जो है ये 51% क्षेत्र पर था। ये आपको याद रखना है कि कितने परसेंट के क्षेत्र पर था गाइस? तो ये आपको याद रखना है 51% की जो है क्षेत्र पे था। ये आपको नोट कर लेना है, 51% की जगह याद रखना है 51% के क्षेत्र पर था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कितने परसेंट के क्षेत्र पर था, ये आपको ध्यान रखना है 51% के क्षेत्र पर। अगर बात करते हैं अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त जो है ये कितना पे था गाइस? तो ये 19% क्षेत्र पर था। ये आपको याद रखना है। अस्थायी बंदोबस्त कितना पे था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 19% जो है क्षेत्र पर था। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें महालवाड़ी, महालवाड़ी जो है ये कितने पर था गाइस? तो ये आपको याद रखना है। महालवाड़ी जो था गाइस ये आपका था आपका 30% के क्षेत्र पर, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कितने परसेंट पे? तो याद रखिएगा 30% क्षेत्र पर जो है ये महालवाड़ी था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उस अंग को चिन्हित करें जो मानव शरीर के दोनों तरफ पाया जाता है। तो मानव शरीर के दोनों तरफ कौन सा ये पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पलीहा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा या ऑप्शन डी मूत्राशय। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर के दोनों तरफ जो है यकृत जो आपका गुर्दा पाया जाता है, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं गाइस। मानव शरीर के दोनों साइड आपका क्या पाया जाता है गाइस? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि जो है ये सेम के आकार का होता है गाइस, आपको पता होगा। तो ये जो है ये क्या होता है गाइस? ये आपका किडनी, ठीक है, जो कि गुर्दा कहते हैं जिसे। अगर हम बात करते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका जो है ये कितना लंबा होता है। अगर हम गुर्दा की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये लगभग लगभग की बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ये लगभग कितना लंबा होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि लगभग जो है ये 4 से 5 जो है इंच लंबा होता है, ठीक है। लगभग कितना होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 4 से 5 इंच जो है लंबा होता है। कहीं कहीं पे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कहीं कहीं पे 5 दिया रहेगा। तो याद रखिएगा कि ये लगभग जो है गुर्दा कितना लंबा होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 से 5 इंच जो है ये लंबा होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि ये कितना लंबा होता है। ये आपको ध्यान रखना है 4 से 5 इंच लंबा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि गुर्दा का जो है मुख्य कार्य क्या होता है, अगर हम आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं तो बताइए कि इसका जो है मुख्य कार्य क्या होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका अगर हम मुख्य कार्य की बात करें गाइस तो गुर्दा का जो है मुख्य कार्य होता है। मुख्य कार्य इसका क्या होता है गाइस? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्दा का जो है मुख्य कार्य क्या होता है गाइस? इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका मुख्य कार्य होता है रक्त को छानने की भूमिका कौन निभाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, याद रखिएगा कि रक्त को छानने की भूमिका कौन निभाता है गाइस? तो रक्त को छानने की भूमिका जो है ये आपका गुर्दा यानी कि किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे भी हुआ है गाइस कि रक्त को छानने की भूमिका किसने कौन निभाता है निम्न में से? तो ये आपको बताना है कि रक्त को छानने की भूमिका जो निभाता है वो गुर्दा निभाता है। ये इसका मुख्य कार्य, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भूमिका निभाता कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, रक्त को छानने की भूमिका जो निभाता है ये निभाता है आपको गुर्दा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बिहू लोक नृत्य भारत के किस राज्य की एक लोक कला नृत्य है? तो आपको बताना है कि बिहू लोक नृत्य जो है वो किस राज्य की लोक नृत्य है। तो आपके ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिहू लोक नृत्य जो है ये असम का लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम असम की बात करें तो असम में और कौन कौन से आपके लोक नृत्य है ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपका हो गया बिहू, ठीक है। बिहू जो है ये कहाँ का है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया हुआ है इस बिहू। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिहू जो है ये असम का है। उसके बाद आपको बिहू के बाद आपको याद रखना है बिछुआ। बिछुआ भी जो है ये लोक नृत्य कहाँ का है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिछुआ लोक नृत्य जो है ये भी आपके असम का है। अगर बिछुआ के बाद आपको बात करते हैं गाइस आपका कौन सा हो गया? नागा नृत्य। नागा जो है ये कहाँ का हो गया गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, नागा जो है ये भी आपके असम का हो गया। नागा के बाद आपको याद रखना है गाइस आपका कौन सा हो गया? आपका नट पूजा। नट पूजा जो है ये कहाँ का है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि नट पूजा जो है ये भी आपके असम का है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस आपका कौन सा हो गया जो कि असम का है? तो आपको एक और याद रखना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है डोंगी। डोंगी जो है ये कहाँ का? डांगी और डोंगी में बहुत फर्क है गाइस। तो डांगी जो है ये हिमाचल प्रदेश का हो जाता है और जो डोंगी है गाइस ये आपके असम का हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन सही कथन है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो सही है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि सभी क्षार जो होते हैं वो भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। और ऑप्शन डी आपसे उपरोक्त सभी कह रहा है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्षार में जो है वो धातुओं जैसी चिकनाहट होती है। ये भी आपका करेक्ट है। दूसरा अगर बात करें सभी क्षार जो है ये भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म जो है क्षार नहीं होते, ये भी करेक्ट है। क्षार जब भी लाल लिटमस को है क्या करता है गैस, ये आपको ध्यान रखना है, नीला कर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी राजमुंदरी में, या ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नई दिल्ली में जो है ये कौन सा मुख्यालय है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है ये आपका कहाँ है गाइस, नई दिल्ली में। अगर हम बात करते हैं सड़क अनुसंधान जो है ये कहाँ गए, तो ये आपको याद रखना है कि सड़क अनुसंधान जो है ये आपका नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में आपको कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है कि सड़क अनुसंधान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सड़क अनुसंधान जो है ये कहाँ गए, तो ये आपको याद रखना है नई दिल्ली में है। अगर हम बात करें राजमुंदरी में आपका कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है तंबाकू अनुसंधान। तंबाकू अनुसंधान जो है ये कहाँ गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तंबाकू अनुसंधान जो है ये आपके राजमुंदरी में, ये आपको ध्यान रखना है। तंबाकू अनुसंधान जो है ये कहाँ है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके राजमुंदरी में। अगर हम गुजरात की बात करें guys, गुजरात में आपका कौन सा अनुसंधान है guys? तो गुजरात के गांधीनगर में आपका प्लाज्मा अनुसंधान है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा अनुसंधान जो है guys, ये आपका जो है गुजरात के गांधीनगर में। और यहाँ पे जो है ये आपका विज्ञान अनुसंधान कहाँ है guys? तो ये आपको याद रखना है विज्ञान अनुसंधान जो है ये आपके कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। जिसमें धातु और अधातु पाया जाएगा उसके गुण क्या कहलाएंगे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उप धातु, ऑप्शन बी आदर्श धातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, या ऑप्शन डी धातुमल। तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। धातु और अधातु के जो गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उप धातु कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर उप धातु की बात करें तो गैस आपको याद रखना है सबसे पहले आपका बोरॉन। बोरॉन जो है ये आपका कौन सा ये है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो बोरॉन है ना, ये आपका ध्यान रखना है बोरॉन जो है ये आपका कौन सा धातु है गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बोरॉन है ये कौन सा धातु है गैस, ये आपका उप धातु है। उसके बाद आपको याद रखना है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी आपका कौन सा धातु है गैस, तो ये आपको याद रखना है कि सिलिकॉन जो है ये भी आपका उप धातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड में जो है ये क्या होगा, 2 घंटे के बाद लौटेगा, या ऑप्शन बी 24 घंटे बाद लौट आएगा, ऑप्शन सी पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, या ऑप्शन डी कुछ निश्चित नहीं है। तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगर आप किसी भी चीज को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अगर आप फेंकते हैं तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि ये पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपके आरआरबी एनटीपीसी 2024 का प्रीवियस ईयर सेट जो 29 है वो समाप्त होता है। गाइस आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका नोट जरूर बना लेना है। कोशिश करिएगा जितना शॉर्ट तरीके से हो सके चीजों को नोट कर लीजिए एंड रिविजन जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।